क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में सुर्खियों में रहे रुडोल्फ स्टीफन जान विगल कौन थे? फूड इमरजेंसी की घोषणा किस देश ने की है? बहुराष्ट्रीय अभ्यास जापाड़ कहां शुरू हुआ? ऐसे ही 15 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 3 सितंबर 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के मानद सदस्य के रूप में किसको शामिल किया गया है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के मानद सदस्य के रूप में शामिल किया गया है दोरजी अंगचुक को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोरजी अंगचुक। इमेज में आप देख सकते हैं। लद्दाख क्षेत्र के हांडले में भारतीय खगोलीय वेधशाला के भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, इंग्लिश में बोले तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के प्रभारी अभियंता दोरजी अंगचुक को अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के मानद सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। और दोरजी अंगचुक प्रतिष्ठित निकाय में जगह पाने वाले पहले और एकमात्र भारतीय है। तो यह फैक्ट याद रख लीजिए कि अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ में जगह पाने वाले पहले और एकमात्र भारतीय है दोरजी अंगचुक। और दोरजी अंगचुक को उनकी उत्कृष्ट खगोल फोटोग्राफी के माध्यम से लद्दाख क्षेत्र में खगोल विज्ञान के उनके भावुक प्रचार के लिए चुना गया है। और वह 20 अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों की चुनिंदा सूची में शामिल होने के लिए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा चुने गए दुनिया भर के 10 अन्य मानद सदस्यों में भी शामिल होंगे। और यहां हमने जिक्र किया है IAU का। इसका पूर्ण स्वरूप क्या होता है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, हिंदी में कहे तो अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ। इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की स्थापना कब हुई? 1919 में। 2019 में IAU की स्थापना के 100 साल भी पूर्ण हुए। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखूंगा। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, खाद्य आपातकाल यानी कि फूड इमरजेंसी की घोषणा किसने की है? हाल ही में फूड इमरजेंसी की घोषणा हमारे पड़ोसी मुल्क श्रीलंका देश ने की। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका ने 31 अगस्त 2021 को भोजन की कमी पर आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी। दरअसल श्रीलंका के निजी बैंकों के पास विदेशी मुद्रा समाप्त हो गई है, जिसके कारण वे आपातकाल भुगतान करने में असमर्थ हो गए। और श्रीलंका एक कठिन आर्थिक संकट से जूझ रहा है। और संकट के बाद राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे ने चीनी, चावल और ऐसे अन्य आवश्यक खाद्य पदार्थों की जमाखोरी का मुकाबला करने के लिए आपातकालीन नियमों का आदेश भी दे दिया। और कोविड-19 महामारी के कारण 2020 में श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में 3.6% का संकुचन हुआ। और अगस्त 2021 तक श्रीलंका जनसंख्या के हिसाब से दुनिया भर में चौथी सबसे बड़ी दैनिक मौतों वाला देश बन गया था। दोस्तों यह फूड इमरजेंसी की घोषणा की गई है, इसके पीछे की वजह है कोविड-19 की परिस्थिति। और अन्य 3 देश जॉर्जिया, ट्यूनीशिया और मलेशिया है। और यहाँ आप मैप में देखिए कि हमारा यह भारत देश का दक्षिणी छोर और दक्षिणी छोर में यहाँ पर है श्रीलंका। भारत से महज 31 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है यह श्रीलंका। और श्रीलंका की 2 कैपिटल है, एक है जयवर्धनेपुरे कोट्टे जो श्रीलंका की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, और दूसरी है कोलंबो जो श्रीलंका की दोस्तों आर्थिक राजधानी कहा जाता है। ओके, तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहे रुडोल्फ स्टीफन जान विगल कौन थे? दोस्तों कल आपने गूगल पर सर्च किया था, आपको यह डूडल नजर आया होगा। किसका था? रुडोल्फ स्टीफन जान विगल का यह डूडल था। और वो कौन थे? वो एक जाने माने जीव विज्ञानी थे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है जीव विज्ञानी।
और इमेज में आप देख सकते हैं रूडोल्फ स्टीफन जान विगल को। रूडोल्फ स्टीफन जान विगल एक पोलिश जीव विज्ञानी, चिकित्सक और आविष्कारक थे और वह सबसे अधिक महामारी टाइफस के खिलाफ पहला प्रभावी टीका बनाने के लिए जाना जाता है। तो यह फैक्ट याद रख लीजिए कि अधिक महामारी, सबसे बड़ी बीमारी टाइफस के खिलाफ पहला प्रभावी टीका बनाने के लिए जाना जाता है रूडोल्फ स्टीफन जान विगल को। और उन्होंने वेगल इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की जहां उन्होंने वैक्सीन अनुसंधान किया। और गूगल ने रूडोल्फ स्टीफन जान विगल का डूडल बनाकर कल ही याद किया था। और 2 सितंबर को रूडोल्फ स्टीफन जान विगल की 138वीं जन्म जयंती भी मनाई गई। यानी कि गूगल ने 138वीं जन्म जयंती पर डूडल बनाकर याद किया और 11 अगस्त 1957 को उनका निधन हो गया। चौथा क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय अभ्यास जापाड़ कहां शुरू हुआ? दोस्तों आज है 3 सितंबर, यानी कि आज ही यह बहुराष्ट्रीय अभ्यास शुरू हो रहा है जिसका नाम है जापाड़। कहां शुरू हो रहा है? रूस देश में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रूस देश। और भारतीय सैनिक भी यह जापाड़ नामक बहुराष्ट्रीय अभ्यास में हिस्सा लेने पहुंच गए हैं। भारतीय सेना के 200 सदस्यों का एक दल, कितने? 200 सदस्यों का एक दल रूस के निज नियम में 3 सितंबर से, मतलब आज ही शुरू हो रहे यह बहुराष्ट्रीय अभ्यास जापाड़ में भाग लेंगे। और यह अभ्यास इस महीने की 16 तारीख तक चलेगा। क्या? आज शुरू हो रहा है और 16 तारीख तक चलेगा। और इसमें चीन और पाकिस्तान भी होंगे, लेकिन दोनों देश पर्यवेक्षक बने रहेंगे क्योंकि इस अभ्यास में उन्होंने सेनाएं नहीं भेजी है। किसने? यह चीन और पाकिस्तान ने अपनी सेनाएं नहीं भेजी है और इसलिए दोनों देश पर्यवेक्षक बने रहेंगे। और अभ्यास जापाड़ रूसी सशस्त्र बलों का एक थिएटर स्तर का अभ्यास है जो आतंकवादियों के खिलाफ कार्यवाही पर फोकस करेगा। और इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? जापाड़ नामक यह बहुराष्ट्रीय अभ्यास का उद्देश्य भाग ले रहे देशों के बीच सैन्य और सामरिक संबंधों को मजबूत करना है। 5वां क्वेश्चन, ग्वालियर और इंदौर के बीच पहली सीधी विमान सेवा की शुरुआत किसने की है? हाल ही में यह 2 शहरों ग्वालियर और इंदौर के बीच पहली सीधी विमान सेवा की शुरुआत की है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ज्योतिरादित्य सिंधिया। इमेज में आप देख सकते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया किस मंत्रालय के मंत्री है, वो भी तो एक क्वेश्चन बन सकता है। वो हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री है। कौन? यह ज्योतिरादित्य सिंधिया। उन्होंने ग्वालियर और इंदौर के बीच पहली सीधी विमान सेवा शुरू की है। और इंदौर ग्वालियर दिल्ली मार्ग पर सीधी उड़ान भारत सरकार की सब जुड़े पहल के अनुरूप शुरू की गई है। कौन सी एक पहल है? सब जुड़े पहल के अनुरूप यह सेवा शुरू की गई है। दोस्तों नाम याद रख लीजिए, इंदौर ग्वालियर दिल्ली मार्ग पर यह सीधी उड़ान भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। और ग्वालियर और इंदौर के बीच विमान सेवा शुरू होने से व्यापार और पर्यटन क्षेत्र की मजबूती भी होगी और साथ ही रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। और पिछले 53 दिनों में मध्य प्रदेश को 58 नई विमान सेवाएं मिली है। इसी तरह की बात ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की है। 6वां क्वेश्चन, अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों अटल पेंशन योजना की शुरुआत साल 2015 में हुई थी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है साल 2015। लेकिन यह अटल पेंशन योजना करंट अफेयर में क्यों आई है? देखो, अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण 25 अगस्त तक कुल 3 करोड़ 30 लाख का आंकड़ा पार कर गया है। क्या? अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन 25 अगस्त तक कुल 3 करोड़ 30 लाख का आंकड़ा पार कर गया है। और इस वित्त वर्ष के पहले 5 महीनों में अटल पेंशन योजना में 28 लाख से अधिक लाभार्थियों ने पंजीकरण कराया है। इसीलिए एक बार फिर से करंट अफेयर में आई है यह योजना। तो इस योजना के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को, कब? 9 मई 2015 को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। और इस योजना से 18 से 40 वर्ष का ऐसा कोई भी नागरिक जुड़ सकता है जिसका बैंक या डाकघर में बचत खाता है। दोस्तों यह समय सीमा, यह वर्ष की सीमा भी याद रख लो। इस योजना से कौन जुड़ सकता है? 18 से 40 वर्ष का ऐसा कोई भी नागरिक जुड़ सकता है जिसका बैंक अकाउंट हो या तो डाकघर में बचत खाता हो। और अटल पेंशन योजना के बारे में मैं आपको बताऊं तो अटल पेंशन योजना के तहत
अंशधारक को 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु के बाद, कब? 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु के बाद न्यूनतम 1000 रुपये और योगदान की रकम के हिसाब से अधिकतम 5000 रुपये मासिक पेंशन दिए जाने की भी व्यवस्था है। अटल पेंशन योजना के तहत दोस्तों अधिकतम 5000 रुपये मासिक पेंशन दिए जाने की भी व्यवस्था है। 7वां क्वेश्चन, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने निम्न में से किस देश की यात्रा की? दोस्तों हाल ही में हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 देश के दौरे पर है, यानी कि उन्होंने स्लोवेनिया, क्रोएशिया और डेनमार्क, ये तीनों देशों की यात्रा पर है। तो हमारा सही ऑप्शन बन जाता है उपर्युक्त सभी। विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 देशों स्लोवेनिया, क्रोएशिया और डेनमार्क की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना हो चुके हैं और स्लोवेनिया ने श्री जयशंकर को यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है और इसीलिए हमारे देश के विदेश मंत्री अब पहुंच गए हैं स्लोवेनिया। यहां मैप में देख सकते हैं स्लोवेनिया देश को। स्लोवेनिया के अगल बगल में कौन कौन से देश स्थित है? तो यहां पर है इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी और क्रोएशिया। आगे बात करूं तो स्लोवेनिया के विदेश मंत्री कौन है? आंजे लोगर। और आज है 3 सितंबर, तो 3 सितंबर को एस जयशंकर क्रोएशिया के विदेश मंत्री गॉर्डन ग्रिलिक रेडमैन के साथ बातचीत करेंगे और 4 और 5 सितंबर को विदेश मंत्री डेनमार्क में भारत डेनिश संयुक्त आयोग की 4थी बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे और इसीलिए एस जयशंकर इन 3 देशों की यात्रा पर है। और यहां मैप में देखें, ये है क्रोएशिया। क्रोएशिया के अगल बगल में कौन कौन से देश स्थित है? तो यहां पर है स्लोवेनिया, हंगरी, यहां पर है सर्बिया और दोस्तों यहां पर है गल्फ ऑफ वेनिस। और डेनमार्क वो 4 और 5 सितंबर को जाएंगे। तो डेनमार्क यहां देख सकते हैं दोस्तों, यहां डेनमार्क में कौन सा महत्वपूर्ण उद्योग है उनके बारे में आप जानते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए आगे बात करें तो 8वां क्वेश्चन, सुर्खियों में रहा फुकुतोकु ओकानोबा सबमरीन ज्वालामुखी किस महासागर में अवस्थित है? यह सुर्खियों में रहा, दोस्तों नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, फुकुतोकु ओकानोबा सबमरीन ज्वालामुखी, यह प्रशांत महासागर में अवस्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रशांत महासागर। लेकिन यह ज्वालामुखी करंट अफेयर में क्यों आया? तो देखो हाल ही में फुकुतोकु ओकानोबा सबमरीन ज्वालामुखी में जापान से दूर प्रशांत महासागर में विस्फोट हुआ है। क्या हाल ही में यह ज्वालामुखी पर विस्फोट हुआ है? और इससे पहले हवाई के किलाउआ ज्वालामुखी में भूकंप के तेज झटके और जमीन में उभार देखा गया और यह बात मैंने आपको कल ही बताई थी। और यह जापान के दक्षिणी इवो जिमा द्वीप से 5 किलोमीटर उत्तर में समुद्र से लगभग 25 मीटर नीचे है। क्या यह समुद्र की जो जल सतह है उनसे 25 मीटर नीचे है और प्लम सतह से 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया। क्या यह जो प्लम होता है वो 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया और जिससे विमानों और जहाजों के गुजरने के लिए खतरा पैदा हो गया, इसीलिए करंट अफेयर में आया। 9वां क्वेश्चन, भारत के उच्चायोग ने सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ कहां किया है? हमारे भारत देश के उच्चायोग ने यह सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बांग्लादेश। और बांग्लादेश में हमारे उच्चायुक्त कौन है? इमेज में आप देख सकते हैं, नाम आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आगे मैं आपको बताने वाला हूं। बांग्लादेश में भारत के उच्चायोग ने वहां के सूचना, संचार तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय और महिला तथा ई वाणिज्य और सिल्क और ग्लोबल लिमिटेड के साथ मिलकर ढाका में वर्ष भर के लिए सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। दोस्तों यह सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण कार्यक्रम 1 वर्ष तक चलने वाला है और यह प्रशिक्षण कार्यक्रम बांग्लादेश की महिला उद्यमियों में संचार कौशल और प्रस्तुति कौशल के साथ साथ उनके व्यापार के प्रयासों में मदद के लिए अन्य सॉफ्ट स्किल विकसित करेगा। और यह बांग्लादेश में हमारे भारत देश के उच्चायुक्त है विक्रम दुरईस्वामी, जिन्होंने दोस्तों इसका ओपनिंग किया है। तो सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन बांग्लादेश के सूचना, संचार और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है? जुनेद अहमद पलक। और बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दुरईस्वामी दोनों ने संयुक्त रूप से मिलकर यह सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। 10वां क्वेश्चन, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स असेसमेंट, शॉर्ट में बोले तो पीसा,
पीसा परीक्षा कितने वर्ष की आयु तक के उम्मीदवारों की क्षमता का आकलन करने के लिए डिजाइन किया गया है? यह पीसा परीक्षा दोस्तों 15 वर्ष की आयु तक के उम्मीदवारों की क्षमता का आकलन करने के लिए तैयार किया गया है। और पीसा का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स असेसमेंट। और करंट अफेयर में क्यों आया? तो देखो, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स असेसमेंट यानी कि पीसा का फील्ड ट्रायल सितंबर 2021 से आयोजित होने वाला है, इसी मंथ में आयोजित होने वाला है। और पीसा का पूर्ण स्वरूप जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स असेसमेंट। और पीसा एक योग्यता आधारित परीक्षा है जिसे 15 वर्ष की आयु तक के उम्मीदवारों की क्षमता का आकलन करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो ज्ञान को वास्तविक जीवन की स्थितियों में भाग करने हेतु प्रति 3 वर्षों में उनके पढ़ने, गणित और विज्ञान साक्षरता को मापता है। किन किन चीजों को मापता है? पढ़ने, गणित और विज्ञान साक्षरता को मापता है। और पीसा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी कि OECD द्वारा समन्वित एक अंतरराष्ट्रीय सर्वेक्षण है तथा इसे पहली बार वर्ष 2000 में आयोजित किया गया था। क्या पहली बार पीसा परीक्षा को कंडक्ट किया गया था? 2000 में। और भारत ने इससे पहले वर्ष 2009 में केवल एक बार इस परीक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। और पीसा में हमारा जो दोस्तों प्रदर्शन है वो काफी बिक रहा है, क्योंकि तकरीबन 73 देशों ने हिस्सा लिया था और जिसमें भारत का दोस्तों रैंक था 72वां। तो दोस्तों यह हमारे लिए एक चिंता का विषय है। और जब यह पीसा परीक्षा का आयोजन करता है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, तो OECD का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD का पूर्ण स्वरूप है। और इसका गठन वर्ष 1961 में हुआ था और इसमें 38 सदस्य देश है। कितने? 38 सदस्य देश है OECD में। और भारत भी इसका सदस्य देश नहीं है, किंतु इसके प्रमुख भागीदारों में से एक है हमारा भारत। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? फ्रांस की कैपिटल पेरिस में OECD का हेडक्वार्टर स्थित है। 11वां क्वेश्चन, समुद्री सड़क रेल लिंक किसने शुरू किया है? हाल ही में समुद्री सड़क रेल लिंक शुरू किया है पड़ोसी मुल्क चीन देश ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है चीन देश। बंगाल की खाड़ी में चीन का आर्थिक दांव और यह नया व्यापार गलियारा इस क्षेत्र में एक बड़ी समुद्री उपस्थिति तथा नौसैनिक जुड़ाव का प्रतीक है, जो बदले में चीन की स्ट्रिंग ऑफ पल्स को मजबूती प्रदान करता है। इमेज आप देख सकते हैं, यह है चेंगडो, यहां से आगे बढ़ते हुए यह लिंगचेंग और यहां पर है यंगून, यानी कि यह चीन से दोस्तों म्यांमार तक का गलियारा है। और यह नया व्यापार गलियारा मार्ग सिंगापुर, म्यांमार और चीन की लॉजिस्टिक लाइनों को जोड़ता है तथा वर्तमान में हिंद महासागर को दक्षिण पश्चिम चीन से जोड़ने वाला सबसे सुविधाजनक भूमि और समुद्री चैनल है। और चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत म्यांमार में इस क्षेत्र को सीमा आर्थिक सहयोग क्षेत्र के रूप में विकसित करने की भी योजना बनाई है। और यह व्यापार गलियारा हिंद महासागर के लिए एक और प्रत्यक्ष चीनी आउटलेट है और भारत देश के लिए चिंता का विषय। 12वां क्वेश्चन, डल झील पर एक तैरता हुआ एटीएम किसने खोला? हाल ही में डल झील पर एक तैरता हुआ एटीएम खोला है SBI बैंक ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय स्टेट बैंक ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों की सुविधा के लिए जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल झील में एक हाउस बोट पर एक फ्लोटिंग यानी कि तैरता हुआ एटीएम खोला है। और फ्लोटिंग एटीएम का उद्घाटन SBI के चेयरमैन दिनेश खरे ने किया है। तो दोस्तों याद रख लो, SBI के वर्तमान चेयरमैन कौन है? दिनेश खरा, जिन्होंने यह दोस्तों तैरता हुआ एटीएम लॉन्च किया है। और SBI ने पहली बार 2004 में केरल में फ्लोटिंग एटीएम लॉन्च किया था। कहां? केरल राज्य में SBI ने पहली बार 2004 में फ्लोटिंग एटीएम लॉन्च किया था। और SBI ने जंकार नौका में एक फ्लोटिंग एटीएम स्थापित किया, जो केरल शिपिंग और इनलैंड नेविगेशन कॉरपोरेशन के स्वामित्व वाले एर्नाकुलम और वायपेयन क्षेत्र के बीच संचालित होता है। और यहां जिक्र किया है SBI का। तो SBI के वर्तमान अध्यक्ष दिनेश कुमार खर्रा और SBI का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई। 13वां क्वेश्चन, डेल स्टेन किस देश के क्रिकेटर है? इमेज आप देख सकते हैं, डेल स्टेन
उनकी खेल भावना एक हाई लेवल की है और डेल स्टेन दक्षिण अफ्रीका के एक तेज गेंदबाज है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, इसलिए करंट अफेयर में आए हैं। दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर डेल स्टेन ने अपनी 20 साल की लंबी क्रिकेट यात्रा को समाप्त करते हुए 31 अगस्त 2021 को तत्काल प्रभाव से क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। और 38 वर्षीय तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने आखिरी बार फरवरी 2020 में यह T20 मैच दक्षिण अफ्रीका के लिए ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध खेला था और वह आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए भी खेले थे। और डेल स्टेन के नाम सबसे तेज 400 टेस्ट विकेट, कितने? सिर्फ 80 मैच में 400 टेस्ट विकेट लेने का भी रिकॉर्ड है। 14वां क्वेश्चन, आंस सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय चिकित्सक कौन बने? आंस सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय चिकित्सक बन गए हैं डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा। इमेज में आप देख सकते हैं। ओडिशा में जन्मे न्यूरोसर्जन डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा को प्रतिष्ठित अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन के न्यूरो सर्जरी में इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नाम मत भूलिएगा, ओडिशा में जन्मे एक न्यूरो सर्जन है डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा, जिसे यह सम्मान प्राप्त हुआ है। और डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा आंस सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय चिकित्सक है जो उन्हें फ्लोरिडा के ऑरलैंडो में आयोजित आंस वार्षिक वैज्ञानिक बैठक 2021 के दौरान एक आभासी समारोह में प्रदान किया गया था। और वह कंप्यूटर गाइडेड एन्यूरिज्म सर्जरी करने वाले दुनिया के पहले सर्जन थे। यह फैक्ट भी याद रख लो कि वह कंप्यूटर गाइडेड एन्यूरिज्म सर्जरी करने वाले दुनिया के पहले सर्जन थे। कौन? डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा। 15वां और लास्ट क्वेश्चन, मेरा काम मेरा मान योजना किसने शुरू की है? मेरा काम मेरा मान योजना हाल ही में पंजाब राज्य की सरकार ने लॉन्च की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है पंजाब राज्य। और यहां पर पढ़िए, पंजाब मेरा काम मेरा योजना क्यों शुरू की गई है? बेरोजगार युवाओं को मुफ्त में कौशल प्रशिक्षण देने हेतु यह मेरा काम मेरा मान योजना शुरू की गई है। और पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? अमरिंदर सिंह। इमेज में आप देख सकते हैं। पंजाब कैबिनेट ने एक नई योजना को मंजूरी दी जो राज्य में बेरोजगार युवाओं को अपने कौशल को सुधारने और नौकरी पाने की संभावनाओं को बढ़ाने में मदद करेगी। और इन युवाओं को राज्य सरकार की मेरा काम मेरा मान योजना के तहत निःशुल्क आपातकालीन कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। और 90 करोड़ रुपए की लागत से तकरीबन 30,000 लाभार्थियों का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है। और मेरा काम मेरा मान योजना पंजाब कौशल विकास मिशन प्रशिक्षण केंद्रों पर आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की शुरुआत से 12 महीने की अवधि के लिए प्रति माह 2,500 का रोजगार सहायता भत्ता भी प्रदान करेगी। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, निम्न में से किस तूफान ने अमेरिका के लुसियाना राज्य को प्रभावित किया? हाल ही में अमेरिका के लुसियाना राज्य को प्रभावित किया है तूफान इडा ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था तूफान इडा। लगभग सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है। इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, वो है मेहता दिव्या, पारुल राठवा, विहान ठाकुर, आपका भी हमारे चैनल में स्वागत, परेश वाढेल, दिलीप ठाकुर, सुनील कुमार, पूजा चौबे, भावेश भगोरा। इन सभी दोस्तों का आंसर बिल्कुल सही है। तूफान इडा ने प्रभावित किया है लुसियाना को। भावना तड़वी, आपका आंसर बिल्कुल सही। और भावना तड़वी जी की एक अच्छी आदत रही है कि सुबह 4 बजे जब वीडियो पब्लिश होता है तो सबसे पहले वीडियो देखने का काम भावना तड़वी जी का होता है। और कपिल सिला, अशोक रामगर, विशाल परमार, भारती जी, राकेश गामित, कुणाल पांडव और मानसी प्रजापति, सभी दोस्तों का आंसर बिल्कुल सही है तूफान इडा। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है पटेल ब्रिजेश, FA कुरेशी, विशु डांगे, अमित जांगेड, मकवाना गायत्री, वसावा जगदीश और जिग्नेश वालन, सेंटा अंकित, सभी दोस्तों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। हाल ही में सुर्खियों में रहा किला उवा ज्वालामुखी कहां अवस्थित है? दोस्तों, हाल ही में सुर्खियों में रहा यह किला हुआ ज्वालामुखी कहां अवस्थित है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। सही ऑप्शन चुन लिया है तो आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है,
हेल्पफुल लगा है तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।